पॉडकास्ट हम और आप में मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता शहजाद। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़ी अहम रहनुमा हैं और उन्होंने जामशोरो के हल्का से अभी इलेक्शन भी लड़ा है और माशाल्लाह इलेक्शन जीता भी है। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर सिकंदर शोरो साहब से, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारकबाद हो, आपने इलेक्शन जीता भी है माशाल्लाह। जी, हमें ये बताएं कि कितनी लीड से इलेक्शन जीता है आपने अभी रिसेंटली? जी, जो मैंने इलेक्शन कंटेस्ट की थी PS 78 से जामशोरो 2 का हल्का है सूबा असम्बली का जी। और वहाँ पे जो मेरे वोट थे वो 51,000 थे और मेरे जो अपोनेंट थे उन्होंने 10,000 वोट दिए थे, तो 41,000 की मेरी लीड है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और अभी कोई जश्न मनाया उन्होंने इस हवाले से, जो जाहिर है हल्के की आवाम है, जो आपके वोटर सपोर्टर्स हैं? जी बिल्कुल लाजमी बात है। इलेक्शन का एक तरीक़ेकार होता है, जब इलेक्शन कैंपेन करते हैं तो उसमें सब दिल लगा के मेहनत करते हैं और जब रिजल्ट आती है तो डेफिनेटली सबको खुशी होती है, तो सेलिब्रेशन तो होती है। तो डॉक्टर साहब आज के पॉडकास्ट में हम आपके हल्के के आवाम के जो मसाइल हैं उन पर भी गुफ्तगू करेंगे। आपके पास हल क्या है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है एक बड़ी जमात भी है, वफाक में भी नाम है और अभी भी जो हुकूमत फॉर्म होने जा रही है उसमें भी बहुत बड़ा रोल है आसिफ अली जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। तो उन हल्के के आवाम की क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, या फिर आपको उन्होंने अपना नुमाइंदा ऑब्वियसली चुना है, तो क्या ख्याल है उनका, उनकी उम्मीदों पे कैसे पूरा उतरेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या काम करेगी? देखिए, मैं जो ये इस बार जो इलेक्ट हुआ हूँ, ये मेरा 3rd टेन्योर है एज ए प्रोविंशियल असेंबली मेंबर, सूबाई असेंबली मेंबर। मैं इससे पहले भी असेंबली में रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर किसी जमात ने और किसी गवर्नमेंट में किसी अवाम के रिलीफ की बात हुई है या अवाम के लिए कुछ हुआ है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। 2008 में भी हम उसका हिस्सा थे और 2013, 18 और फिर 23। अब ये है कि मेरा जो हल्का है, मेरे हल्के में भी जितने भी काम हुए हैं, जो हॉस्पिटल्स बनी है या जो रोड रास्ते बने या जो एजुकेशन के हवाले से जो भी काम हुआ वो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुआ है। यकीनी तौर पर हम इस मुल्क में रहते हैं, इस माशरे का हिस्सा है, तो अब इस वक्त जो ज़्यादातर जो परेशानी है, जो मुश्किलात है, वो तो जो इकॉनमिक पोजीशन है, जो महंगाई है, जो पूरी आवाम जिसको फेस कर रही है और सबकी उम्मीदें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और बिलावल भुट्टो जरदारी से। फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गार जो नौजवान हैं उनकी भी बड़ी उम्मीद है और बिलावल साहब ने अपनी स्पीचेस में जो अपना मंशूर जो बताया था उसमें सबसे प्रायोरिटी पे यही रखे हुए। बाकी मेरा हल्का है जो कि देही और रूरल दोनों पे जो है मुश्तमिल है। जो रूरल साइड है मेरा, जो जिसमें मेरा तालका मांझंद है और जो शहरी है वो तालका कोटरी है। अब वहाँ पे जो इरिगेशन के हवाले से जो तालका मांझंद में काम हुआ है, जिसकी वजह से हज़ारों एकड़ ज़मीनें आबाद हुई है, जो वो भी पिछले दौरे हुकूमत में हुई है, लेकिन अभी हमें उस पर बहुत काम करना है अभी। क्योंकि हम जितना लोगों को जो ना इतना रोज़गार हम दे नहीं सकते जितना हम अगर उनके लिए ये काम करते हैं और उनकी ज़मीनें आबाद होती है। यकीनी तौर पर शहर के हवाले से हॉस्पिटल की हालत इम्प्रूव हुई है और वहाँ पे बेहतर फैसिलिटीज़ है, लेकिन वहाँ तो पे आप तो डॉक्टर साहब एक बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं कि हम ज़मीनों को आबाद करने के हवाले से भी इकदाम आपने किए हैं, पहले टेन्योर में भी मेंबर्स इन असम्बली भी रहे हैं। तो ये कौन लोग कहते हैं कि अंदरूनी सिंध में हालत बड़ी ख़राब है, वहाँ पर लोगों के लिए बुनियादी जो उनकी ज़रूरियात हैं वो मौजूद नहीं है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकीन करें बहुत तनकीद का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपसे हम जामशोरो की सूरत हाल जान रहे हैं जिनमें शहरी और दही दोनों इलाके शामिल हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि प्रोग्रेस हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि सिंध की, ख़ास तौर पर अंदरूनी सिंध की उन दही इलाकों की बड़ी एक बैड पिक्चर, बड़ी एक वर्स्ट चीज़ जो है ना वो सामने लाई जाती है कि वहाँ पे तो बड़ी बर्बादी है, कोई काम नहीं होता लोगों का? देखिए, अगर सियासी मुखालफत की बात की जाए तो शायद हर कोई ये जो मुखालफ होता है वो समझता है कि ये बात करने से वो ख़बरों में तो आएगा और शायद उनसे वो वोट लेगा, लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है तो आप देखिए आवाम का एतमाद ये है कि जो 2008 में सीटें थी वो 2013 में बढ़ी और जो 2018 में थी वो 2024 में और भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या सिंध में ज़्यादा सीटें ली और ओवरऑल अगर देखें तो कौमी असम्बली की सीट्स भी ज़्यादा ली है। काम पीपल्स पार्टी के दौर में हुकूमत में हो रहे हैं। मेरे हल्के में अगर आप चल के देखेंगे तो जो हॉस्पिटल जो कि
एक रूरल हेल्थ सेंटर था, वो इस पीरियड में जो है वो अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बना, फिर सिविल हॉस्पिटल बना, फिर वहाँ पे बिलावल मेडिकल कॉलेज से उनकी एफिलिएशन हुई। जितने भी आप देखेंगे, अगर मेन जो हाईवे देखेंगे वो भी अगर बनाए तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में, इनिशियली वो बना था बेनज़ीर साहबा के दौर हुकूमत में, फिर अभी बना है अपना पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में। और अगर हम देखेंगे वो ये अगर मेन हाईवे सुपर हाईवे को छोड़ के अगर हम देखते हैं जो शहरों के में जो रोड रास्ते हैं वो भी हमारे दौर हुकूमत में, जो पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत है, जो आवाम का दौर हुकूमत है, उसमें बने बहुत सारी जो लोगों के जो मसाइल हैं वो एड्रेस हुए हैं और हल भी हुए हैं। यकीनी तौर पे कुछ मसाइल रहते हैं, जैसे हमें जिस तरीके से हमने सेहत की सहूलियात को बेहतर किया है, लेकिन जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे और भी सेहत की सहूलियात को हमें बेहतर करना है। एजुकेशन के हवाले से भी बहुत अच्छा काम हुआ है। आप देखेंगे कि अगर इस पिछले दौर हुकूमत में भी NTS के ज़रिए एक साफ़ शफाफ जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें जितने टीचर्स अपॉइंट हुए हैं और जो टीचर्स जिनकी जहाँ जहाँ पे पोस्टिंग हुई है और वो पोस्टिंग होने के बाद जो स्कूल्स जो रन कर रहे हैं, ये किसी भी और किसी दौरे हुकूमत बनने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत है। एक एग्जांपल आप देखें, हमारे गम्बट की जो हॉस्पिटल है जहाँ पे इलाज के लिए पंजाब से भी लोग आ रहे हैं, बलूचिस्तान से भी आ रहे हैं और KPK से भी आ रहे हैं। आप देखेंगे अगर SIUT पे जितनी फंडिंग सिंध गवर्नमेंट ने की और वहाँ पर आप देखें कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे भी लोगों का इलाज हो रहा है। NICVT का एग्जाम्पल तो सबके सामने है। मेरे ख्याल में ये सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि एजुकेशन ठीक है, जो हम मेडिकल की फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं वो तो ऑन रिकॉर्ड हैं और लोग उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हैं, उससे फ़ायदा भी उठाते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस हवाले से लोगों को बताती भी है कि ऑल अक्रॉस द कंट्री लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो पंजाब है, इवन पंजाब से भी लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं। लेकिन जो तालीम का निज़ाम है, आप क्या समझते हैं कि वो कितना कॉम्प्रोमाइज़्ड है, कितना वक्त लगेगा उसको इस्टेब्लिश होने में? कराची में तो चले बहुत हद तक ये चीज़ें उस तरीके से नहीं फेस करते लोग, लेकिन अंदरून के इलाकों में, दही इलाकों में आप क्या समझते हैं कि ये क्या काफ़ी हैं जो तालीम की सहूलियात हैं बच्चों के लिए? मेरे ख्याल के तालीम के हवाले से काम करने की यकीनी तौर पर ज़रूरत है और उसके लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो पिछले दौरे हुकूमत में जितने भी टीचर्स अपॉइंट किए और वो टीचर्स जो मैं समझता हूँ, देखें जो टीचर्स जो ये अपॉइंट हुए इनके वहाँ पे पोस्टिंग से बड़ा फ़र्क पड़ा है। वहाँ पे अगर हम देखते हैं एनरोलमेंट भी बढ़ी है, जो लेवल ऑफ एजुकेशन वो भी बढ़ी है और जो मिसिंग फैसिलिटीज़ है या जो स्कूल्स जितने भी हैं उनकी जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी बेहतर किया जा रहा है। लेकिन ये मसाइल हैं और मैं समझता हूँ कि तालीम के हवाले से और काम करने की ज़रूरत है। मेरे ये जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल का डिस्क्रिमिनेशन है ये भी जो ना मैटर करता है। अगर हम इसको भी किसी तरीके से ख़त्म करें या गवर्नमेंट की जो स्कूल्स की जो एजुकेशन का लेवल है अगर वो और भी उसको बेहतर किया जाए तो याद होगा अभी बिलावल साहब ने बात तो की है इलेक्शन से पहले, जो उन्होंने भी मंशूर दिया था अपना 10 निकाती एक मंशूर, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि जो तालीम का निज़ाम है, जैसे कि हम बात करते हैं कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा बेहतर एजुकेशन और माहौल मिलता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल जो सरकारी स्कूल होता है। लेकिन उन्होंने कहा था कि जो यकसा निज़ाम का तालीम है, जो एक पूरा सिस्टम है, हम चाहते हैं कि हम उसको इंट्रोड्यूस करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। आपको क्या लगता है कि ये हो सकता है नियर फ्यूचर में? जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए यकीनी तौर पे टाइम दरकार है। अच्छा, प्राइवेट स्कूल्स के अपने जो टीचिंग के हवाले से प्रॉब्लम्स भी हैं, बहुत सारी जगह पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप देखें और हर कोई जो है ना उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता, लेकिन स्टेप वाइज अगर हम देखेंगे तो जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनके भी उनका जो स्टैंडर्ड बेहतर हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता वो उनको कम्पीट करेंगे। हमारे देखें यूनिवर्सिटीज़ है, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ है, क्या हम देखेंगे तो रैंकिंग के हवाले से उनकी रैंकिंग बेहतर हुई है, चाहे वो सिंध यूनिवर्सिटी हो, मेहरान हो या लम्स हो। ये तीनों यूनिवर्सिटी जामशोर के उस हल्के में जहाँ से मैं इलेक्शन कंटेस्ट करता हूँ। यूनिवर्सिटी तो पूरे सिंध के हवाले से और वहाँ पे हर जगह से वहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब यूनिवर्सिटीज़ कम्पीट करते हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से के रैंकिंग में वो भी कम्पीट कर रहे हैं और उनके बराबर आ रहे हैं, तो यकीनी तौर पे अब हमें अगर देखते हैं तो कॉलेज लेवल तक एजुकेशन बेहतर हुई है। प्राइमरी लेवल पे कुछ इश्यूज हैं,
वहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ बच्चों पे- को अट्रैक्ट करके स्कूलों में लेके वहाँ पे आने की ज़रूरत हम है। देखते हैं ना, वहाँ पे ड्रॉप आउट भी बड़ा जो है ना वो मैटर करता है, क्योंकि जितने बच्चे प्राइमरी में होते हैं, अगर वो मिडिल पे देखते हैं तो ड्रॉप आउट होता है। अगर मिडिल से फिर वो इंटर तक देखते हैं या मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन तक देखते हैं तो वहाँ पे भी ड्रॉप आउट होता है। ड्रॉप आउट के लिए फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का भी एक इशू रहता है, क्योंकि बच्चियों की और तालीम के हवाले से अब जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, ये सोशल मीडिया जिस तरीके से काम कर रहा है, और जो प्रायरिटीज़ हैं, प्रायरिटीज़ देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो फोकस किया हुआ है हेल्थ के हवाले से और जो एजुकेशन के हवाले से, मैंने कहा कि यकीनी तौर पे हमें अभी टारगेट अचीव करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जितनी भी प्रोग्रेस हुई है वो इनकरेजिंग प्रोग्रेस है। बस यही बात है डॉक्टर साहब कि वो आपकी उसमें शामिल ज़रूर होनी चाहिए। यकीनी तौर पे वो प्रायोरिटी लिस्ट में है। वो प्रायोरिटी में वो प्रायोरिटी यकीनी तौर पे चेयरमैन साहब ने अपने मंशूर में दी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर काम कर रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस जो कमिटमेंट है, मेरे ख्याल में उस वजह से ही आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोग और ज़्यादा वोट कर रहे हैं। इस बार एग्जैक्टली प्रोपेगेंडा इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल जो भी उनका ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे हम सैलाब की बात कर लेते हैं। जो सैलाब आए हालिया और बड़ी तबाही भी मची, ख़ास तौर पर सिंध बहुत ज़्यादा उससे मुतासिर हुआ, और जिस तरीके से लोगों की फसलें थीं, उनके माल मवेशी थे, उनके घर थे, सब बह गया, बर्बाद हो गया। क्योंकि बिलावल साहब ने बोला कि उनको घर बना के भी देंगे, घर डिलीवर भी हुए। आप भी अपने हलके में थे, जामशोरों की क्या सिचुएशन थी, आपने ऑन ग्राउंड क्या देखा, उनके लिए अभी क्या किया रिहैब करने के लिए, उनको दोबारा स्टैंड करने के लिए? अच्छा, आपने ये सवाल किया, यकीन तौर पर अगर कुछ पहले मौका मिलता तो मैं आपको इनवाइट करता। मेरा जो अपना गांव है ना वो उस दरिया के बिल्कुल करीब है, तो यकीन तौर पे नेचुरली अगर दरिया में पानी ज़्यादा आता है तो हमारे जो इलाके और गांव है वो वहाँ पे भी सैलाब का पानी आ जाता है। ठीक। और वहाँ पे आप चल के देखें जो सैलाब का ने वहाँ पे अफेक्ट किया था और जो आज कल की पोजीशन है, और उससे पहले भी उसके अलावा भी अगर जो मैंने कहा ना तालका मांजन मेरा रूरल एरिया है, वो तालका मांजन नेचुरली वो एज अ पार्ट ऑफ इरिगेशन की स्कीम के वहाँ पे फ्लड जो है ना अफेक्टेड एरिया है। लेकिन वो फ्लड अफेक्टेड एरिया इसलिए कि वहाँ पे पानी जाने से फ़ायदा भी होता है, लेकिन लोग क्योंकि अब कच्चे के इलाके में बसने लगे हैं तो पानी उनको नुकसान भी दे रहा है। लेकिन जितने भी गांव जो कि पानी के सैलाब के पानी से जो अफेक्ट हुए, और जितने भी लोगों के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई, तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ उनको घर दिए जो कि वहाँ पे बन रहे हैं और बने हैं, बल्कि उनको मुख्तलिफ स्कीम्स के तहत जो स्कीम्स उनको जो कैश जो पैसे हैं, और उनके अलावा जो उस वक्त रिहेबिलिटेशन की थी, रिहेबिलिटेशन उस वक्त क्या हुआ था, अचानक जो इस बार तो ये हुआ था कि जो बारिशें इतनी ज़्यादा हुई, एक तो दरिया से पानी आता है वो उनको अफेक्ट करता है, लेकिन बारिश का पानी वो पहाड़ों से नीचे आता है। जो दरिया का जो पानी आता है उसमें ये होता है कि लोगों को पता है, क्योंकि लोग तो पुराने वहाँ पे रहते हैं ना, लोगों को पता है कि हमें 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद ये पानी आहिस्ता आहिस्ता आके हमारे घरों में दाखिल होगा। लेकिन जो बारिशों का पानी होता है उसमें दिन भी नहीं लगते, घंटों में वो पानी अंदर आ जाता है। तो इस वजह से मेरे हल्के में इस बार नुकसान ज़्यादा हुआ, लेकिन पहले उनको इवैक्यूएट किया गया, फिर उनके लिए टेम्परेरी रिहाइश का बंदोबस्त किया गया, फिर उनके लिए फूड और दूसरी जो चीज़ों का बंदोबस्त किया गया, फिर उनके लिए ये हेल्थ की फैसिलिटीज़ के हवाले से जो अरेंजमेंट थी वो की गई, और बाद में जब ये सारी चीज़ें जब पानी उतरा तो फिर उनको वापस उनके गांव तक शिफ्ट किया गया। और शिफ्ट करने के बाद ये है कि उनको घर भी बना के दिए गए। और मैं नहीं समझता कि लोगों के लिए इतना बड़ा काम कोई और किसी दौरे हुकूमत में हुए होंगे, लेकिन लोगों ने अप्रिशिएट भी हमें बड़ा किया था, क्योंकि पिछली बार जब 2010 या 11 में जब सैलाब आया था, लेकिन हमारे कोटरी शहर को तो प्रोटेक्टिव बंद है, तो उसके सराउंडिंग में जितने गांव जो पानी में आ गए थे, तो लोग वहाँ पे जितनी भी हमने मेहनत की थी, तो यकीन माने हम जहाँ पे भी जा रहे थे उसके बाद इलेक्शन में, तो लोग हमें
उसका रिवार्ड इस तरीके से दे रहे थे कि कोई कंप्लेन नहीं कर रहे थे और हमें वोट बड़े वहाँ पे मिले थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया। ये तो मैं अपने हल्के की बात बता रहा हूँ, यकीनी तौर पे दादू भी मुतासर हुआ था और बहुत सारे इस बार सैलाब से भी लोग मुतासर हुए थे और फिर बारिश की वजह से जो अर्बन और रूरल फ्लडिंग हुई थी उससे भी बड़े मुतासर हुए थे। लेकिन बहुत काम हुआ और अभी तक आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पे लोगों के लिए वो घर भी बन रहे हैं। तो सिकंदर साहब, क्या यही वजह है कि आप जैसे कि अभी मार्जिन बता रहे थे कि 2013 और फिर 18 और फिर 2024 के इलेक्शन जिसमें आपका एक बड़ा वोट डिफरेंस रहता है कि टर्नआउट भी और आपके वोट भी ज़्यादा निकलते हैं, तो क्या ये वही वजूहात हैं जो आप बयान कर रहे हैं कि इसी वजह से लोग आप पर पहले से ज़्यादा एतमाद करते हैं, आपको पहले से ज़्यादा वोट देते हैं? जी देखिए, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अच्छा, एक तो देखें, हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो पार्टी रियलिटी है। लोग भुट्टो साहब के दौर से लेके अब तक अगर कोई देखते कोई क़यादत, कोई सियासतदान, कोई पार्टी बात करती है लोगों की तो वो पीपल्स पार्टी है। फिर पीपल्स पार्टी ने काम भी किया हुआ है जो कि इन दौर हुकूमत जो 2-3 गुजरे इसमें भी बहुत काम हुआ है। फिर ये है कि सियासत कोई एक दिन का काम नहीं होता, सियासत डेली बेसिस का काम होता है। उसके लिए बैठना पड़ता है, उसके लिए अपने अपने हलकों में प्रेजेंस भी हो और वहाँ पे लोगों के बारे में मालूमात भी होनी चाहिए और डिलीवर भी होना चाहिए। और फिर हम क्योंकि हमारे ऊपर भी चेक एंड बैलेंस तो रहता है, तो हम वहाँ पे लोगों को डिलीवर भी करते हैं जो देखें हम कर सकते हैं और प्रेजेंस भी शो करते हैं। बाकी देखें मुखालफत में आते हैं ख़ास तौर पे इलेक्शन के टाइम पे। अब इलेक्शन के टाइम पे आने से और 5 साल लोगों के लिए मेहनत करने में बहुत फ़र्क होता है। और लोग ये जानते हैं डॉक्टर साहब कि कौन हमारे लिए किस वक्त पर खड़ा रहा, हमारे साथ रहा, कौन शो अप हुआ और कौन डिसअपीयर हो गया उस हार्ड टाइम के अंदर। जी बिल्कुल। तो अगर कोई सैलाब के दौरान नज़र नहीं आएगा, अगर कोई कोविड के दौरान नज़र नहीं आएगा या किसी ने कोविड के दौरान काम किया तो इसमें फ़र्क बिल्कुल होगा। क्योंकि इतनी बड़ी जो कैलेमिटी थी कोविड के हवाले से, तो देखिए काम तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसमें भी किया था। लोग तो मैं जो ना घरों तक महदूद होकर रह गए थे और जो ज़रिया माश था वो ख़त्म हो गया, उसमें भी सर्वाइव किया। तो डॉक्टर साहब, आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी रहा, एक ये वाला भी एक बहुत बड़ा एक चीज़ है कि डिजिटल मीडिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और ये वो चीज़ें हैं कि ये ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट करी है ना पूरी दुनिया को। तो इस हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप क्या समझते हैं कि इसको मज़ीद चैनलाइज करने की ज़रूरत है, मज़ीद लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से कितनी ज़्यादा इनकरेज करती है लोगों को, कितना इसमें पुट ऑन कर रही है? आप क्या समझते हैं, आपके पास भी ये वजारत रही? जी, मैं पिछले टेन्योर में रहा था स्पेशल असिस्टेंट टू CM फॉर IT। तो उसमें यह कि हमने काम किया था और काम यकीनी तौर पे वो जो स्कीम्स थी या जो हमने प्रोजेक्ट्स थे जो लॉन्च किए थे अब वो मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। हमने जो कराची के हवाले से जो काम किया था जिसमें कराची को सेफ सिटी के हवाले से ये प्रोजेक्ट है, उसमें ये प्रोजेक्ट है जिस पे अभी काम हो रहा है और इंस्टॉलेशन हो रही है अपना कैमरास की। और उसके अलावा भी बहुत सारी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के हवाले से वो भी काम हो रहा है। उसके अलावा सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स की डिजिटलाइजेशन पे भी काम हो रहा था, ताकि अगर कोई पेशेंट जाता है हैदराबाद में और फिर वो आके कराची में आता है तो वो इतना सारा रिकॉर्ड तो नहीं लेके आता, लेकिन उसके पास वो नंबर हो या कार्ड हो तो फिर उस पर उसको कम से कम वो जो इन्फॉर्मेशन है, किसी के एक्सरेज हुए हैं, किसी की सारी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो उसको पता चल सके। हमने काम ये भी किया था कि जो सेक्रेटरीट लेवल तक हमने ये भी शुरू किया था कि कम से कम पेपरलेस एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि फ़ाइल लेके इधर से उधर घूमना, फिर कहीं बहुत सारी जगह पे ये जो पेपर्स वो मिसप्लेस हो जाते थे, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन उसके हवाले से पेपरलेस एक्टिविटी भी के लिए भी हमने जो प्रोजेक्ट किया था उस पर भी अभी काम हो रहा है। उसके अलावा अटेंडेंस के हवाले से जितने इश्यूज थे तो वो ये जो आपने सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात की डॉक्टर साहब, ये आपने बोला कि लास्ट टेन्योर में आप इस पर काम कर रहे थे, तो अभी क्योंकि ये बड़ी ज़रूरत है, अगर हम पंजाब की बात करें, लाहौर जैसे बड़े शहर की बात करें तो वहाँ पर ऑलरेडी ये है प्रोजेक्ट वहाँ पर। अब कराची क्योंकि एक बहुत बड़ा शहर है, लाहौर की निस्बत तो बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने में, इसकी इंस्टॉलेशन में, प्रॉपर काम होने में इसको मज़ीद कितना वक्त दरकार है अभी? इसमें देखें जो
इंफॉर्मेशन यही है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ना लॉन्च तो वो हुआ था जिस पे हमने फाइनली काम करके वो उसको टेंडर आउट किया था, अभी उस पर काम हो रहा है। तो 2 साल का ये टाइम पीरियड रखा हुआ है जिस पे ये काम होगा। और इसमें मुख्तलिफ जो है अपना एरियाज़ जो हैं पहले उनमें काम होगा, फिर उनको आखिर में कम्युनिकेट करके कनेक्ट करके फिर जो है ना ये सेंट्रलाइज कनेक्शन इसकी होगी, जो कि CCPO और फिर CM हाउस यहाँ पे कनेक्शन है। 2 साल का अर्सा दरकार है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसकी ज़रूरत बड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि जितनी कोशिश लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कर रही हैं, तो उसके लिए हमें यकीनी तौर पे सपोर्ट में ये बहुत सेफ सिटी का प्रोजेक्ट लाजमी चाहिए था। हमने इसके लिए चाइना के मुख्तलिफ जो शहर थे वो भी विज़िट किए थे, और फिर जो प्रोजेक्ट इस्लामाबाद लाहौर में जो इंस्टॉल हुए थे वहाँ पे भी विज़िट किए थे, और फाइनली जो विज़िट करके और उसमें जो एडिशनल चीज़ें थी या जो चीज़ें करेक्ट करने वाली थी वो करेक्ट करके और फिर हमने ये लॉन्च की है। ज़बरदस्त। तो अभी ज़ाहिर आप इलेक्शन जीत गए हैं, अब आपका दोबारा से काम करने का वक्त आ गया है, तो आने वाले 5 सालों के लिए इंशाल्लाह जब नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं उसके लिए आपने कितनी तैयारी की है कि अब अपने हल्के के आवाम को ये चीज़ें डिलीवर करनी है जो पिछले 2 टेन्योर्स में हमने नहीं की हैं, जिन पर हम सोच रहे थे, काम कर रहे थे, और अब उनको डिलीवर करने का वक्त आ गया? ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपने प्लान की हैं ऑलरेडी? देखें, मैंने पहले कहा ना, वैसे तो ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स जो पूरी हमारी सोसाइटी फेस कर रही है उसके हवाले से यकीन तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये गवर्नमेंट सूबाई जो है सिंध में यकीन तौर पे वो काम करती रही और करती रहेगी। मेरे हल्के में जो मेरे सामने जो प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, देखिए हमारे यहाँ एक तो हम अगर सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब तो नहीं दे सकते, बल्कि बहुत सारे लोगों को नहीं दे सकते, इसलिए मैंने इस पे थोड़ा सा काम किया था। लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ हैं हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के हवाले से हम कुछ ज़्यादा काम करें, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ अगर वहाँ पे स्टार्ट होती हैं ज़्यादा, क्योंकि मेरे वहाँ इलाके कोटरी में कोटरी इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पे हम फैसिलिटीज़ ज़्यादा दें रोड के हवाले से, और सब जो वहाँ पे जितनी भी और रिक्वायरमेंट है तो जो मकामी लोग हैं वहाँ पे उनको ज़्यादा रोज़गार का ज़रिए मौके मिलेंगे। और इसी तरीके से मांझन में जो इरिगेशन की जो स्कीम्स हुई हैं उनको हमें अपग्रेड करना है, और जो काफ़ी ऐसे जो नहरें हैं जिनको पक्का करना है ताकि जो पानी है वो टेल एंड तक पहुंच सके और वहाँ पे भी ज़मीनें आबाद हो सके। उसके अलावा हेल्थ के हवाले से हम काम कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट रह गए उसमें NICVD का जो सेटेलाइट जो यूनिट है वो भी वहाँ पे कोटरी में वो आएगा। और उसके अलावा आज भी हमारी डिस्कशन चल रही थी डायलिसिस के हवाले से भी, जो हम काम कर रहे थे कि वहाँ पे कोई बड़े पैमाने में, छोटे पैमाने पे अभी हो रहा है लेकिन बड़े पैमाने पे हम वहाँ पे काम करेंगे। मेरी ये है कि गर्ल्स के लिए जो डिग्री कॉलेज थे वो मेरे जो मांझन में भी जो तालका है वहाँ पे, फिर जामशुरू हमारा टाउन है वहाँ पे भी, और फिर कोटरी तालका है वहाँ पे भी, उसके लिए भी हमने जो है अपना ये प्रपोजल फ्लोट किया हुआ है, उस पर काम करना है। तो आपको लगता है कि ये जो गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से भी आपके प्रपोजल हैं जो भी ज़ाहिर है फ्लॉट हुए हैं, इनके ऊपर काम होना बाकी है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है, या जब आप मिलते हैं बिलावल साहब से, बाकी बड़ों से, तो वो अप्रिशिएट करते हैं, इसमें आपको उसी तरीके से ग्रीन सिग्नल मिलता है, उसी तरीके से इंकरेजमेंट मिलती है कि बड़ी ज़बरदस्त बात है आप कर रहे हैं और आप करें, फंड्स और बाकी सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं होती, क्योंकि हमारे CM साहब भी हैं, मुराद अली शाह साहब, जो कि पहले जो भी 2 टेन्योर में थे, साईं कायम अली शाह साहब भी थे, वो भी इसको इन प्रोजेक्ट्स को इनकरेज करते हैं। बिलावल साहब से भी जब भी मुलाकात होती है तो ये हल्के पे बात होती है, वो पूछते भी और हम बताते भी हैं, और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको यकीनी तौर पे इनकरेज वो करते हैं। तो जो अगर हम बताते तो कोई हमें रुकावट हिंड्रेंस नहीं है, बल्कि वो वहाँ से यही होता है कि हमें इनकरेजमेंट होती है। और मेरी तो ये कोशिश भी है कि कोई लॉ यूनिवर्सिटी के हवाले से भी हम वहाँ पे काम हमने सोचा हुआ है वो भी करें, ताकि हमारे यहाँ अलग से एक लॉ यूनिवर्सिटी बन जाए, जैसे सिंध यूनिवर्सिटी मेरान और अपना लम्स है, तो वहाँ पे कोई लॉ यूनिवर्सिटी का भी हम कोई काम स्टार्ट करवाएं, वहाँ पे कहीं इनिशियली स्टार्ट हो जाए और बिल्डिंग वगैरह बन जाए, तो हमें हमेशा एप्रिसिएशन भी मिली है और इनकरेजमेंट भी मिली है। आपका बहुत अच्छा विजन है कि आप इन सब चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, इन आइडियाज़ को जनरेट करते हैं और फिर उसको लेकर चलते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। और यही एक वजह हो सकती है कि आपको लोग हमेशा
चूज़ करते हैं, कितना वक्त गुजारते हैं डॉक्टर साहब आप हल्के के आवाम के साथ, किस तरीके से अपने दिन को, अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? देखें, होता ये है कि असेंबली का सेशन होता है तो हमें यहाँ पर प्रेजेंस तो शो करनी पड़ती है, और फिर होता इसे कि जैसे वीकेंड पे हम चले जाते हैं अपने गांव में, और वहाँ वीकेंड पे हल्के में मतलब कोई एक दिन जो ऑफिस होता है जो कि हल्के में, वहाँ पे बैठते हैं। फिर अगर 2 दिन बचते हैं तो फिर लोगों के पास जाना होता है, कोई प्रॉब्लम है या कोई किसी प्रोग्राम में जाना होता है, तो 4 से 5 दिन अगर सेशन होता है तो फिर तो यहाँ कराची में होना पड़ता है, और 2 दिन हम हल्के में जाते हैं। अदरवाइज आपको कांटेक्ट कर सकते हैं लोग, किस तरीके से आपको अप्रोच करते हैं? आपके डिफरेंट, जाहिर है पूरी टीम है, तो वो लोग भी उसी तरीके से आप उनकी बात सुनकर आप तक पहुंचाते हैं उनके पैगामात को? मोबाइल फ़ोन पे तो सबसे राब्ते में रहते हैं, और ये तो अब कुछ बेहतरी जो मोबाइल फ़ोन और ये सोशल मीडिया और इससे होती है, यकीनन इससे तो फ़ायदा लेते हैं। और तो बाकी तो ये है कि एक कोई भी एक अलग से कोई ये सब काम तो नहीं कर सकता। हमारी भी टीम है, वो उनसे राब्ते में भी रहती है, वो तो पूरा हफ्ता ही उनसे राब्ते में रहती है, वो पूरा महीना और तकरीबन 24 आवर्स राब्ते में तो रहते हैं। बाकी अगर असेंबली का सेशन नहीं होता तो फिर 4 से 5 दिन फिर भी जो ना हफ्ते के फिर वहाँ पे भी गुजरते हो, लोगों को मसाइल कोई उनसे डिस्कशन जो कहीं पे जाना होता है और कोई प्रोग्राम्स होते हैं तो ज़्यादातर टाइम ये कोशिश तो करते हैं कि अच्छा आपको क्या पसंद है, वहाँ पर रहना या कराची में रहना? कौन सी जो टाइम है वो अच्छा लगता है ज़्यादा? और आपकी फैमिली क्या वहीं पर होती है? जी, मेरी फैमिली तो वहीं पे है, मेरे बच्चे वहीं पे हैदराबाद में ही उनकी एजुकेशन है। और ज़्यादातर तो यकीनी तौर पे टाइम जो हल्के में गुजरता है वही अच्छा तो वही यकीनी तौर पे, क्योंकि हम सियासत करते हैं तो लोगों के पास आना जाना भी रहता है, और उनके मसाइल, उनके खुशी गमी सब में शिरकत भी लाजमी होती है, तो ज़्यादातर तो हल्के में ही टाइम गुजरता है और अच्छा लगता है। बाकी और वैसे अपना फारिग वक्त कैसे गुजारते हैं अपने स्पेयर टाइम में, ये जिसको मी टाइम आजकल कहा जाता है, वो कैसे किताबें पढ़कर या सोशल मीडिया कितना इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से अपना वो जो एक टाइम है वो लेते हैं? आप ट्रैवलिंग के दौरान ले रहे होते हैं, कैसे? देखिए, मेरा जो शौक है, एक तो क्रिकेट देखना और खेलना शौक रहा है ज़बरदस्त, तो लेकिन आजकल थोड़ा सा क्रिकेट को देखना भी कम किया है और खेलना भी कम किया है। अच्छा, फिर उसकी वजह मसरूफियात या कोई और वजह? हाँ, मसरूफियात हैं, और बस ये है कि आजकल फिर इतनी कोई परफॉर्मेंस भी उतनी नहीं हो रही, तो क्रिकेट को देखना भी थोड़ा सा कम किया है। और उसके अलावा मेरी जो पर्सनल हॉबीज़ है उसमें मैं एक्सरसाइज करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि डेली जॉगिंग कर लें, अगर टाइम मिलता है तो वहाँ पे किसी पार्क में चले जाते हैं, अदरवाइज़ तो फिर ट्रेडमिल पे ही कोई जॉगिंग वगैरह कर लेते हैं। फारिग टाइम में जब मौका मिलता है तो पहले तो किताबें ज़्यादा पढ़ते थे। और किस किस्म की किताबें पढ़ते थे? किताबें मुझे ज़्यादा हिस्ट्री की बुक्स जो है ना ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जी, और उसमें भी यकीनी तौर पे, और फिर ऑटोबायोग्राफीज टाइप की जो बुक्स हैं वो ज़्यादा पढ़ने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया है, फिर ट्विटर को भी देखना है और सोशल मीडिया को भी देखना है, तो थोड़ा सा ये है कि पढ़ने वाला थोड़ा सा जो है ना वो टाइम कम हो गया है, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो फिर भी कोशिश मैं करता हूँ कि कुछ ना कुछ पढ़ ही लूँ, ताकि मतलब ये वो जो हैबिट है वो कंटिन्यू है। फिर वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से पूछना चाहते हैं, क्या आपकी लव मैरिज थी, और अगर नहीं थी तो क्या आपको कभी मोहब्बत हुई? और वो जो मोहब्बत थी वो क्या कोई स्कूल की मोहब्बत थी, बड़ी होती ना बचपन में होती है मोहब्बत, या क्या? आप बताइए, फिर हम नेक्स्ट सवाल करते हैं आपसे। देखिए, मेरी तो अरेंज मैरिज है, और मैं सियासत में आने से पहले मैं JPMC में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। MBBS करने के बाद मैं FCPS पार्ट 2 की ट्रेनिंग कर रहा था, और मेरे को लास्ट ईयर में ही मेरी कोई ट्रेनिंग के लास्ट ईयर में मेरी मैरिज हो गई थी। इंगेजमेंट भी कोई उससे 1-2 साल पहले घर वालों की पसंद से, घर वालों की पसंद से अरेंज मैरिज ही थी। अब ये हमेशा मैं बताता हूँ कि मेरी कोई ये क्या लव स्टोरी कोई है नहीं, तो नहीं कोई तो होगी ना, जैसे स्कूल में होती है, बहुत जब छोटे होते हैं, जब पता भी नहीं होता कि मोहब्बत, प्यार, इश्क का कॉन्सेप्ट है क्या, कोई ऐसी भी लाओ वाली सी चीज़ जहन से गुजरती तो है, वो कोई नहीं है। देखिए, हम पढ़े तो हैं वहाँ पे, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, और क्या कहते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है, लेकिन कोई ऐसा मौका आया नहीं ज़िंदगी में। अब मैं सोचता हूँ पता नहीं क्यों नहीं आया। इसकी क्या वजह हो सकती है?
आपके ख्याल में ऐसा क्यों है? मतलब समटाइम्स बंदा सोचता है अपने बारे में बैठ के, तो क्या ये ख्याल कभी जहन से गुजरता है? मुझे ये तो पता था कि मुझे शादी मतलब कि ये पता था, ये था कि करनी तो है। इसी फियर की वजह से तो ऐसा नहीं है कि आपने खुद को रिस्ट्रेन रखा, रिस्ट्रिक्टेड रखा? मेरे ख्याल में शुरू से ये जहन में भी था, तो फिर कोई इधर उधर जहन गया नहीं। पता भी था कि जो है ना मेरे जोगी तो अरेंज मैरिज होगी। फिर और ज्यादातर तो डॉक्टर साहब वैसे मोहब्बत सिर्फ वही तो नहीं होती कि जो हासिल कर ली जाए, जिससे शादी हो जाए। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, वो नामुकम्मल भी रहती है, आप अलग भी रहते हैं, वो तो चलती रहती है साथ साथ। सही बात। क्या कहते हैं आप इसके ऊपर, क्या ख्याल है आपका? नहीं, ये बात तो है, मोहब्बत तो होती है, तो फिर वो ये किसी एक जगह पे आके ख़त्म नहीं होती। वो तो चलती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब आप अपने बच्चों को क्या ये इजाज़त देंगे? मतलब अभी क्या, जाहिर है वो तो आपके पेरेंट्स थे जिन्होंने आपको बोला कि आपकी अरेंज मैरिज होगी, घर वालों की पसंद से होगी, क्या अपने बच्चों को ये आज़ादी देते हैं? क्योंकि अब तो वक्त बहुत बदल गया है। देखें, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई है ना। अब तो एजुकेशन भी बढ़ी है, और यकीनी तौर पे अगर, हालांकि मेरे केस में ये नहीं है, लेकिन पहले तो ये भी थे कि पेरेंट्स ये डिसाइड करते थे कि कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। अब मेरे बेटे को अगर मैं कहूँगा डॉक्टर बन जाए, वो तो नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे पता है कि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है ना। तो अब एजुकेशन बढ़ी है, अवेयरनेस बढ़ी है, लाजिम बात है वो अपने बुरे और भले का फैसला खुद करेंगे। तो मेरी तरफ से किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, यकीन तौर पर वो अपना फैसला करेंगे। अभी तो पढ़ रहे हैं। अभी छोटे हैं? अभी छोटे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। और इसके अलावा उनको क्या पसंद है? ज़ाहिर है उनको पता है कि उनके जो फादर है वो एक पॉलिटिकल शख्सियत है। जी। जब जाते हैं लोगों के बीच में तो समटाइम्स लोग आपका टाइम भी ज़्यादा लेते हैं। क्या वो इस चीज़ से खुश होते हैं या नाराज़गी का इजहार करते हैं कि हमारे साथ वक्त बहुत कम गुजरता है? या फिर आपकी वाइफ? हाँ, उनकी हमेशा, मेरी वाइफ की या मेरे बच्चों की हमेशा ये नाराज़गी रहती है कि भाई आप हमें टाइम कम देते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि वो रहते भी तो हैदराबाद में हैं, तो हैदराबाद में तो जामशोर में रहते हैं, तो टाइम कम की शिकायत तो हमेशा रहती है। और बाकी ये कि मेरे बेटे को तो बैरिस्टर बनने का शौक़ है। वो तो कहता है मैं बैरिस्टर बनूंगा। मेरी बेटी कहती है मैं डॉक्टर बनूंगा। मेरी अपनी ख्वाहिश यकीनी तौर पे ये है कि मेरे दोनों बच्चों में से कोई एक डॉक्टर बने, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं शायद पैदा ही डॉक्टर होने के लिए हुआ। अच्छा। लेकिन फिर वो कुछ ऐसे था कि मैंने अल्लाह ताला ने आपसे लोगों के काम लेने थे बेसिकली। मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, और फिर तो वैसे अपने इस फैसले से सेटिस्फाइड हैं आप डॉक्टर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि इसमें भी आके बल्कि लार्जर स्केल पे हमें ये मौका मिलता है कि हम लोगों की खिदमत कर सकें, और सिंसियरिटी हो, फिर नेक नीयत हो, तो फिर मंजिलें आसान होती हैं। इसमें भी देखें, सियासत भी कोई ऐसे नहीं है कि जो नज़र आता है कि सिर्फ ग्लैमर और सिर्फ ये सारी चीज़ें नहीं है, बहुत सारी हार्डशिप्स भी होती हैं। तो और क्या क्या होती है? ग्लैमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जब आप MPA बने पहली बार और आज भी जब आप लोगों पे होते हैं, बहुत सारी ऐसी सेरेमनीज़ हैं, ऐसी गैदरिंग्स हैं जहाँ पे आपको जाना होता है, तो क्या वहाँ पर ज़ाहिर आपकी शख्सियत है, लोग आपको अप्रोच करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे इंस्पायर्ड होते हैं किसी भी कैपेसिटी के अंदर, तो उन फैंस के अंदर, उन लोगों के अंदर ख़वातीन भी होती हैं, तो क्या वो भी आपके पास आती हैं? कभी किसी ने प्रपोज़ कर दिया हो, कभी किसी ने इजहार कर दिया हो कि डॉक्टर साहब अच्छे लगते हैं आपकी कोई चीज़ अच्छी लगती है? नहीं, देखें, वो तो अब हमारे जो वहाँ पे या कहीं पे भी जाते हैं, तो यकीन तौर पे अगर बॉयज़ हैं तो गर्ल्स भी हैं, ठीक है। कोई भी तारीफ़ तो कोई भी कर सकता है, और करते हैं। तारीफ़ किसी को बुरी थोड़ी लगती है, तारीफ़ तो अच्छी लगती है। नहीं, तारीफ़ की बात नहीं हो रही। तारीफ़ तो ठीक है, मैं क्यों, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा ड्रेसअप हुए हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, मैं प्रपोज करने की बात कर रही हूँ। अच्छा, नहीं, ऐसा कोई मौका मिला नहीं, या फिर मैंने गौर नहीं किया होगा, लेकिन मेरे ज़हन में ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे बाकी तो बात है कि आप डर रहे हैं किसी चीज़ से, या ऐसा हुआ ही नहीं, सिरे से नहीं हुआ नहीं, डरना क्या है? अगर होता तो मैं बता देता कि भाई नहीं होता ना कि घर वाले देख लेंगे और इस मैं घर वालों से इतना नहीं डरता। अच्छा, वैसे किससे डरते हैं आप? देखिए, मैं लाजमी मेरे पेरेंट्स से तो डरता हूँ। इसके अलावा मैं किसी से डरता, डरना क्यों? अपनी लाइफ है, जो ज़िंदगी है, लेकिन अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। तो वैसे जो वाइफ होती है, जो बीवी होती है, वो एक्सपेक्ट करती है कि मेरे जो शौहर हैं वो मुझसे डर के रहे, दब के रहे, ये एक खवातीन का होता है। तो आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो भाभी तो नाराज़ हो जाएंगी फिर? नहीं, वो नाराज़ नहीं होगी। अच्छा। उनको पता है, वो मैं जो है ना, वो ये है कि अब मैं कोई वो नहीं ज़हनियत नहीं रखता कि भाई नहीं मर्द है तो वो सुपीरियरिटी में हो, ये मेरी ज़हनियत नहीं है। लेकिन ये है कि फिर जो हमारा जैसे ताल्लुक है उसमें डरने की बात नहीं है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, और
लेकिन किसकी चलती है घर में? अब आप हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है फिर ये बात बिल्कुल डिफरेंट साइड पे जा रही है। घर में देखें बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जिसमें मेरी ही चलती है। देखिए मैं बता रही हूँ मैं बता रही हूँ मेरी चलती है कि, और अब ये है कि फिर कभी कभार तो माननी पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर अगर मैटर्स में फ्रैंकली मैं बताऊँ तो मेरी चलती है। अच्छा, जी। इसकी क्या वजह है? कि आपकी पर्सनैलिटी है अथॉरिटेटिव आपको लगता है, या फिर आप समझते हैं कि जो मैं फैसला करता हूँ वो ज़्यादा बेहतर है? इसकी क्या वजह है? ये है कि देखें हमारे उसमें हमारे कल्चर के हिसाब से भी और फिर ये है कि मैं अपनी फैमिली का अपनी खाली क्योंकि हमारी एक जॉइंट फैमिली है। अच्छा, जॉइंट फैमिली। उस जॉइंट फैमिली में फिर मैं पॉलिटिकली नहीं, फिर उस फैमिली के हवाले से भी मुझे बड़ा किया हुआ है ना। अच्छा, तो अब उसमें फिर ये कि रेस्पेक्ट के हवाले से मैं ना सिर्फ अपनी जो मेरी जो फैमिली है उसमें, लेकिन जो दूसरी जो हमारे गांव है तो फिर आप तो वहाँ पे जो भी बात होती है तो फिर मेरा जो मशवरा भी लेते हैं, फिर मानते भी है। तो इस हवाले से मुझे थोड़ा सा ये एज है कि फिर अगर दूसरों के लिए मैं बात करता हूँ वो मानते तो फिर घर वाले तो घर वालों को भी माननी पड़ती है कि देखिए इनकी तो हर जगह चलती है। तो डॉक्टर साहब वैसे खाने में क्या पसंद है और कौन बनाता है आपका पसंदीदा खाना? मुझे खाने में ज़्यादातर में गोश्त पसंद है। और अच्छा। हाँ। और वो गोश्त कौन सा गोश्त है? वो मतलब गाय का गोश्त है, बकरे का गोश्त है, चिकन कौन सा? बकरे का और चिकन का। और चिकन भी जो देसी मुर्गी होती है ना उसमें थोड़ा सा। और घर वाले ही बनाते हैं? वाइफ के हाथ का बना हुआ पसंद है? जी, मैं खाता मैं घर वालों की हूँ, और वाइफ का हो या फिर वहाँ पे जो हमारा मैंने कहा ना कि एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, सिस्टर्स है या और है, तो खाता में मतलब मुझे पसंद जो है ना घर का खाना ही। और आपको खुद खाना बनाना आता है? कोई ऐसी डिश है जो आप बना के खिलाते हैं घर वालों को या नहीं? मुझे तो यकीन माने, मुझे तो जो अंडा है वो तोड़ना भी नहीं आता। अच्छा। और मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा सा सीख लूँ या कम से कम चाय बनाना सीखूँ। अच्छा। लेकिन आज तक मुझे याद नहीं है कि कभी मैंने कोई अंडा बनाया हो या कोई चाय बनाना सीखा। हाँ, हालांकि मैं कुछ अर्से के लिए हॉस्टल में भी रहा हूँ, जो कि मेरे इनिशियल जो एजुकेशन थी लम्स से। जी बिल्कुल। तब मैं हॉस्टल में भी रहा हूँ, लेकिन कभी मतलब ये है कि कुछ चीज़ें एफर्ट की आपने कोशिश की लेकिन हुआ नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने कभी एफर्ट भी नहीं की। सीधी सी बात है। मुझे पता नहीं क्यों कुकिंग से शौक तो है, लेकिन कभी मुझे मतलब कि अब उसके लिए फिर वो ध्यान इतना देना पड़ता है और थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, वो मैंने कभी दिया नहीं है। इसके अलावा क्या म्यूजिक पसंद है? बुक रीडिंग तो आपने बताया कि आपको हिस्ट्री की पसंद है, इसके अलावा म्यूजिक कैसा पसंद है? कैसी मौसीकी सुनना पसंद करते हैं? ड्राइव पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं? हाँ, म्यूजिक अकॉर्डिंग टू मूड सुनते हैं। कभी तो आपदा परवीन को भी सुन लेते हैं, कभी कोई नुसरत फतेह अली खान को सुन लेते हैं, कभी कोई और जो मतलब आजकल के जो गाने वो भी सुन लेते हैं। तो मूड भी होता है, कभी कुछ ना कभी कुछ सुन लेते हैं। लेकिन ये होता है कि अब ऐसा ही होता है कि कभी जा रहे होते हैं और टाइम मिल गया तो यूट्यूब पे सर्च करके वहाँ पे सुन लिए। अच्छा, जी जी ठीक। अच्छा, एक वो आप ये खाने पीने से याद आया कि आपके इलाके की तो पल्ला मछली बड़ी मशहूर है ना? जी बिल्कुल। उसमें एक गाना भी बनाया है। तो अब ये जो टीम है हमारी UNN की पॉडकास्ट की टीम, इनको भी बहुत पसंद है पल्ला मछली, जाहिर है। तो आप बताएं कि आप इनको कोई दावत शावत खिला रहे हैं मछली की या नहीं? नहीं, आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया। और मैं आपके इस पॉडकास्ट और आपके तवज्जुह से सबको इनवाइट करता हूँ कि आप आएँ वहाँ पे। वैसे तो हम आपको खिला सकते हैं अपने उधर शहर में कोटरी पे भी, लेकिन वहाँ पे अलमंजर जो दरिया के बिल्कुल साहिल पे है, वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त पला फ़िश मिलता है और बनता भी है मतलब। और वहाँ पे आपको बिल्कुल मेरी तरफ से इनविटेशन है सबको, आपकी पूरी टीम को। क्योंकि हमने डॉक्टर साहब आपके बारे में ये सुना है कि आप बड़ी अच्छी मेज़बानी करते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो बड़ी खुशी होगी आप जब भी आएँ, और मैं आपके तरफ से पूरी टीम को भी इन्वाइट करता हूँ। लेकिन आप जब आएँगे तो वहाँ पर इंशाल्लाह ताला आप फील करेंगे कि जो आपने बातें सुनी, अगर कभी आपने पला फ़िश कोई खाई हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप वहाँ पे आके टेस्ट करेंगे तो आपको यकीन तौर ये पता चलेगा कि वाकई ये कोई अलग चीज़ ही है जिसके लिए ये मशहूर है। और वैसे डॉक्टर साहब आपको घूमना फिरना पसंद है, लाइक ट्रैवलिंग, कभी दुनिया घूमने का शौक हो या कुछ हो, तो इस तरीके से ट्रैवलिंग के लिए भी टाइम निकालते हैं या नहीं? अब मैं बहुत कम घूमा फिरा हूँ ना। अच्छा। हाँ, और ज़्यादातर मुल्कों में मतलब मेरा कम ही जाना हुआ है। और हमेशा शेड्यूल ही कुछ इस तरह रहा है कि ज़िंदगी में कभी पहले मुझे
सब कहते थे कि भाई तुम किताबों से नहीं निकलते, तो वो टाइम उसमें गुजर गया। फिर सियासत में आए तो फिर उसमें लोगों के दरमियान गुजर गया। तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो जाने का तो यकीनी तौर पे शौक है, तो आदमी को दुनिया देखनी चाहिए। जी जी। तो अभी आपने कुछ प्लान किया है कि ज़ाहिर है आप अपने पॉलिटिकल जो आपकी गैदरिंग है उनके साथ तो ट्रैवल करना ही पड़ता है, वो आपके काम का हिस्सा है। तो क्या आपने कभी फैमिली ट्रिप के लिए कभी प्लान किया कि अच्छा ये वक्त निकालना है कि अच्छा बच्चों की ये एज हो जाए, उनकी छुट्टियां हो जाएं, तो फिर हम ट्रैवल प्लान करेंगे? ये मैं उनको हर साल आसरा तो देता हूँ, जाता नहीं। इसको करेंगे कब प्रैक्टिकली? इंशाल्लाह ताला अब इस बार। अच्छा, ज़बरदस्त। इसके अलावा शिकार पे जाना पसंद है? क्योंकि अंदरूनी सिंध में ये बड़ा, कराची से भी लोग जाते हैं इवन शिकार करने के लिए। शिकार करना पसंद है? मुझे शिकार बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि बहुत सारे जो लोग हैं वो या तो खुद करते हैं या अरेंज करते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों शुरू से शिकार से जो ना। लेकिन हमें पॉडकास्ट के आखिर में कोई ऐसी चीज़ तो आपको बताना पड़ेगी जो आपको बेहद पसंद है, अपने लिए करते हैं, उन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। वो कोई चीज़ हो सकती है, घड़ी हो सकती है, परफ्यूम्स हो सकते हैं। क्या ऐसी चीज़ है जिसकी ऑब्सेशन है आपको? डॉक्टर साहब को क्या ऑब्सेशन है? देखिए, मुझे ये होता है कि अपने लिए तो यकीन तौर पे ये कि मुझे होता है कि मैं जो है ना कपड़े जो है ना वो अच्छे कपड़ों का शौक है। हाँ, अच्छे से अच्छे, और ब्रांड कॉन्शियस रहता है कि भाई कोशिश होती है कि रहे, मतलब, और शूज और कपड़े। अच्छा, ये दोनों चीज़ों का शौक है। लेकिन घड़ी, परफ्यूम्स, इस तरह घड़ी में कम ही पहनता हूँ। और इसके अलावा जो महंगे मोबाइल्स या वो एक होता है ना, एक लाइफस्टाइल होता है सियासतदानों का। महंगे मोबाइल बस वो लाजमी बात है। अब जरूरत के लिए मोबाइल तो लेते हैं, लेकिन जरूरत के लिए मोबाइल होने में और अपग्रेडेड मोबाइल होने में, जैसे कोई नया फोन आया तो फौरन से ले लिया, उस तरीके की तो वो नहीं है। मोबाइल लेता तो अगर वो 2-4 साल तो चला ही लेता हूँ हर साल। अच्छा, ये अच्छी बात है, ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल बात हो गई। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत रही आपसे। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।